हाँ जी, सभी को नमस्कार। हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं जनन किसे कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो एक बार रिवीजन कर देते हैं। जनन उसे कहते हैं जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करे, उसी को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेता, लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेता, और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव भाग लेता। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव भाग लेता, अलैंगिक में। अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता, कि जिसमें एक जीव भाग लेता उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें नर और मादा दो जीव भाग लेता उसी को कौन कहते हैं, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन लैंगिक जनन में अंतर भी हम लोग देख चुके। जो पहली बार देख रहे हैं वो जाके पहले हमारे यूट्यूब चैनल शिव शंकर ऑल स्टडी पर जाके देखिए, पूरा उसमें पहला वीडियो दिया होगा। और हमारा उसमें इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, फेसबुक का भी लिंक होगा। जाइए और खूब सारा प्यार दीजिए। चलिए आज हम लोग देखेंगे नर जनन। नर जनन बिहार बोर्ड में आता है, ये 5 नंबर का कहेगा सचित्र वर्णन करें। तो हम लोग आज अच्छी तरह से देखेंगे। और हम लोग मार्क्स कहेगा मतलब नंबर के उद्देश्य हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि हम लोग का नाम अच्छा है। हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट। अगर जो कॉन्सेप्ट क्लास 10th में आधा अधूरा है वो क्लास 12 तक भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे और उस कॉन्सेप्ट को पूरा बढ़िया से देखेंगे। चलिए जी अब हो जाए रेडी, तैयार हो जाए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग। तो देखिए यह नर जनन का चित्र पा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, नर जनन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या नियम होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये जो नर जनन होता, ये जो बीच वाला भाग होता है उसे कहते हैं मूत्राशय। कुछ कहते रहुआ मूत्राशय। मूत्राशय के मतलब हुआ कि जहां मूत्र जमा हो उसको कुछ कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। आज देखिए ये ओवरी जैसा जो संरचना है, इसे कहते हैं शुक्राशय। इसे कौन सी कहते हुआ, शुक्राशय। का सा राइटिंग खराब हुआ तो माफी चाहते हैं। इसे कौन सी कहते हैं, शुक्राशय। जो ओवरी जैसा संरचना उसे कहते हैं शुक्राशय। जहाँ शुक्राणु आके शुक्राणु बनता उसी को कहते हैं शुक्राशय। तभी दो चीज सीखे, जहाँ मूत्र जमा होता है मूत्राशय, जहाँ शुक्राणु बनता है उसी को कौन सी कहते हैं, शुक्राशय। चलिए अब हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें बनता ये वाला जो भाग होता, ये वाला वृषणकोश, ये वाला भाग कर रहा है, ये वाला वृषणकोश या अंडकोश। वृषणकोश कहते हैं या अंडकोश कहते हैं। जो ये वाला ऊपरी हुआ भाग है, ये वाला, इसे कहते हैं अधिवृषण। कौन सी कहते हुआ, अधिवृषण। तो देखिए इसमें जो शुक्राणु होता, इसमें शुक्राणु बनता, ठीक। तो वृषण में कौन सी बनता, शुक्राणु बनता। और हम लोग इसे तो शुक्राशय कहते हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है शुक्रवाणी। शुक्रवाणी कह का मतलब हुआ यहाँ से शुक्राशय बनेगा, अधिवृषण में शुक्राशय बनेगा, शुक्राणु बनेगा, इस नली द्वारा जाएगा। शुक्राशय बनेगा, इस नली द्वारा जाएगा, उसी को कौन सी कहते हैं, शुक्रवाणी। क्या मतलब जो जिस नली से शुक्राणु जाता उसी को कहते हैं शुक्रवाणी। चलिए ठीक है। और हम लोग इस साइड आते हैं। ये तो हो गया, ये वाला हो गया अधिवृषण, ये वाला हो गया वृषणकोश,
और देखिए, और यहाँ एक उभरी जैसा संरचना ऐसा होता, इस संरचना कहते हैं कॉपर ग्रंथि। कहते हैं कॉपर ग्रंथि। इस संरचना को कहते हुआ कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि कुछ हो गया, कॉपर ग्रंथि। और देखिए यहाँ पर क्या होता कि जब मूत्र बनता ना तो शुक्राणु नहीं बनता। जो जब मूत्र बनने लगेगा तो ये वाला क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो जो शुक्राणु कहेगा मतलब वीर नहीं बनेगा। जब वीर बनेगा तो मूत्र नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक इस आकार का होता, इसे कहते हैं पुरास्था। कुछ कहते हैं पुरास्था। जो जनरली कहा जाए तो मानव में ये रोग होता पुरास्था का। अब देखिए शुक्राशय, शुक्राशय या पुरुष्ठा जो है, शुक्राशय ये वाला हुआ, ये वाला, अब पुरुष्ठा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये दोनों के बीच में होता पुरुष्ठा। ये दोनों जब मिल जाता, शुक्राशय पुरुष्ठा मिल जाता तो हम लोग का निर्माण होता, सॉरी, शुक्राशय पुरुष्ठा मिलता तब तरल, तरल पर शुक्राणु बनता। अब बताते हैं हम आप लोग को। शुक्राशय से बन जाएगा शुक्राणु, शुक्राशय से बनेगा शुक्राणु, शुक्राशय से बनेगा शुक्राणु। ये जो है ये शुक्राशय, शुक्राशय से बना शुक्राणु। ये जो मूत्र वाला भाग है इससे तरल पदार्थ आया, तरल पदार्थ आया तो तरल पदार्थ और शुक्राणु ये दोनों मिलकर बन गया वीर। ये दोनों मिलकर कोची बन गया वीर। तो हम लोग कह सकते हैं कि वीर कैसे बनता है, तो तरल पदार्थ और शुक्राणु मिलकर कोची बनता है वीर। शुक्राणु के लिए अति आवश्यक हम लोग के शुक्राशय और पुरास्था, शुक्राशय और ये वाला जो ग्रंथि है पुरास्था, ये दोनों अति आवश्यक है हम लोग के लिए, तब जाकर ये वीर बनेगा। अब कोई कहता है कि वीर, जो वीर होता, वीर उजला होता, वीर उजला नहीं होता। वीर का जो रंग होता, जो तरल पदार्थ होता वो उजला होता। वीर को जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ अलग दिखेगा। ठीक, चलिए यहां तक तो हम लोग बात कर लिए। अब देखिए जो ये जो विरेचन कोश हुआ, विरेचन कोश, ये जो विरेचन कोश है, देखिए ये वाला जो संरचना देख रहे, ये वाला संरचना, ये वाला संरचना, जो ये वाला संरचना हम लोग को क्यों दिया गया? हम लोग का जो गॉड है, गॉड इसलिए दिया कि जो ये संरचना ये 2 डिग्री सेल्सियस कह के मतलब 2 डिग्री तापमान बनाए रखता। हम लोग का जो विरेचन होता अंडकोश होता, टेस्टी होता, जो हम लोग का ढके रहता, जिसके कारण 2 डिग्री का तापमान हमारा विरेचन कोश में बना रहता, जिससे शुक्राणु आसानी से बन सकता। जहां जो ये 2 डिग्री से ज्यादा तापमान हो गया तो हम लोग का शुक्राणु बनना खत्म हो जाएगा। तब देखिए पहले के लोग धोती पहनते थे, उस समय उन लोग के कोई दिक्कत नहीं होता शुक्राणु बनने में। आजकल लोग जींस पहनते हैं, जिसमें हल्का जो तापमान होता है वो ज्यादा हो जाता, जिसके कारण शुक्राणु बनने में हल्का सा दिक्कत हो जाता। तो कहा जाता कि इसी पे एक बात याद आ गई कि नियत खराब लड़का क्या घूंघट उठावे लड़की। कहे का मतलब हुआ कि नियत खराब है पुरुष क्या घूंघट उठावे महिला। ये कहा के नियम है। कहा कि देखिए 2 डिग्री से जहां तापमान ज्यादा बढ़ गया तो शुक्राणु नहीं बनेगा, तो कहे का मतलब बच्चा जन्म नहीं होगा। तो ले जाता कुल ये बड़ा बाबा था, साधु महात्मा ते ले जाता कि हमारे बेटवा के
हमारे बेटवा के बेटा बेटी ने हो भाई देख लो। तो इसीलिए तो कहा जाता है गलती कहाँ है, लड़का गलती करता। कौन गलती करता, लड़का। चलिए हम लोग यहाँ तक सीख ले। तो यहाँ से फ्यूचर बनता तो जो विरेचन कोश है अंड कोश का, यह 2 डिग्री सेल्सियस का मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर बनाए रखता है। जैसे विरेचन कोश में जो शुक्राणु बनता है वो आराम से बने। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। फिर हम लोग एक एक चीज के बात करेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए। और देखिए यहाँ से मूत्र मार्ग होता है, ये कुछ मूत्र मार्ग, यह होता मूत्र मार्ग। जहाँ से मूत्राशय जमा होता, मूत्राशय धीरे 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 मूत्र मार्ग द्वारा निकल जाता। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलिए। एक बार फिर से रिवीजन कर देते। जहाँ मूत्र जमा होता है वहां मूत्राशय कहते हैं। और देखिए यह वाला जो उभरी जैसा संरचना होता है, उभरी जैसा संरचना, इसे कहते हैं शुक्राशय। और जिस नाली द्वारा शुक्राणु जाता है उसे कहते हैं शुक्रवाणी। कुछ कहते हैं शुक्रवाणी। ये वाला अधिवरेशन होता है, ये वाला कुछ होता है अधिवरेशन, ये वाला कुछ होता है अधिवरेशन। और ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग होता है विरेचन कोश या अंडकोश का। जो अंडकोश का होता है, पुरुष में 2 अंडकोश का जैसा संरचना होगा, ऐसे पुरुष में 2 अंडकोश का जैसा संरचना होता है। और जो अंडकोश का ये 2 डिग्री टेम्परेचर बनाए रखता है, जिससे हमारा शुक्राणु आसानी से बन सके। और देखें ये मूत्राशय जिस नली द्वारा बाहर निकलता उसी को कहते हैं मूत्र मार्ग। मूत्राशय जिस नली द्वारा बाहर निकलता उसी को कहते हैं मूत्र मार्ग। और ये देखिए गुबरी जैसा संरचना, इसे कहते हैं कॉपर्टी। और शुक्राशय और पुरुषता, शुक्राशय ये वाला हो गया पुरुषता, शुक्राशय और ये वाला हो गया पुरुषता, ये दोनों मिलता। तो देखिए शुक्राशय से शुक्राणु गया, शुक्राशय से शुक्राणु गया, दोनों साइड से शुक्राणु गया, दोनों साइड से तो शुक्राणु जाएगा ना, दोनों साइड से एक इस तरफ से एक इस तरफ से, दोनों साइड से शुक्राणु गया। और देखे ये पुरुष था, ये वाला ऊपर से आया तरल पदार्थ, ऊपर से आया तरल पदार्थ, जो मूत्र मार्ग वाला रास्ता, ऊपर से आया तरल पदार्थ, तरल और शुक्राणु मिलकर कौन बन गया, वीर। चलिए लिख, यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलिएगा। एक एक टॉपिक हम लोग शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते देख लेते जगह कहाँ तक बना था। तो हम लोग कह सकते हैं एक और बात कि नर जनन के लिए प्रमुख अंग कोची है। नर जनन के लिए प्रमुख अंग क्या क्या है वो हम लिखते हैं। नर जनन के लिए प्रमुख अंग क्या क्या। तो पहला तो कह सकते हैं विरेचन हो गया। दूसरा में लिख देते हैं
नर जनन के प्रमुख अंग। नर जनन के प्रमुख अंग। नर जनन के प्रमुख अंग। चलिए ठीक है। नर जनन के प्रमुख अंग, पहला तो वृषण हो गया और दूसरा वृषण के बाद अधिवृषण, पहला हो गया वृषण, दूसरा अधिवृषण और तीसरा शुक्रवाहनी। फिर से बता, पहला हो गया वृषण और दूसरा हो गया अधिवृषण और तीसरा हो गया शुक्रवाहनी और चौथा, यह तो शुक्रवाहनी होगा जिससे शुक्राणु हो जाता। चौथा शुक्राशय, पांचवा में पुरस्था, पुरस्था हो गया। और एक बाद देखिए पुरस्था के बाद को जो छूट रहा कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि, फिर मूत्र मार्ग। कौन हो गया मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग के बाद एगो आप सूट रहा शीशन, ये वाला कुछ होता है शीशन। मूत्र मार्ग में एक चीज और सूट रहा शीशन। तो अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो मूत्र मार्ग होता है, ये मूत्र मार्ग, ये देखिए प्रजनन अंग में भी मिला हुआ रहता है, प्रजनन अंग में भी और मूत्राशय से मिला हुआ, तो ये दो अंग मिल के बना मूत्र मार्ग। ये दो प्रजनन अंग से भी जुड़ा रहता है। ये जैसे शुक्राशय हुआ, जैसे शुक्राणु जाता, तो देखे शुक्राणु से भी मिला हुआ रहता और यहाँ से मूत्र मार्ग जाता। तो हम कह सकते हैं कि मूत्र मार्ग दो नली से जुड़ा हुआ, एक शुक्राशय और दूसरा प्रजनन अंग। प्रजनन अंग के लिए अति आवश्यक होता है शुक्राशय और मूत्र मार्ग, दो गौ से जुड़ा हुआ रहता। तो हम लोग कह सकते हैं जो मूत्र मार्ग होता वो दो अंग से मिलकर बना, दो अंग से, एक शुक्राशय एक मूत्राशय से। चलिए यहाँ तक दिक्कत किसी को? देखिए ये वाला टॉपिक नहीं समझा पाए, फिर से समझाते। जो मूत्र मार्ग होता है वो तो पहला नंबर शुक्राशय वाला नली से जुड़ा रहता है, यह शुक्राशय। ये शुक्राशय से जुड़ा रहता है और दूसरा जो मूत्राशय होता है ये से जुड़ा रहता है। तो हम कह सकते हैं जो मूत्र मार्ग होता है वो दो नली से, एक ये वाला एक ये वाला, एक शुक्राशय एक मूत्राशय। चलिए अब क्लियर। हाँ, तो नर जनन के प्रमुख अंग कोची कोची, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहनी, वृषण, अधिवृषण, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहनी, शुक्राशय, फिर पुरस्था, पुरुस्था, फिर कॉपर्टी, ये वाला हो गया कॉपर, ये जो आकार होता है ये वाला कॉपर, फिर कॉपर ग्रंथि के बाद मूत्र मार्ग, ये वाला जो होता है मूत्र मार्ग, अगला बाद शीशन, जो वृषण का अगला भाग होता है शीशन। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग।
तो हम लोग कह सकते हैं कि नर जनन के प्रमुख अंग विरेचन, अधिविरेचन, शुक्रवार, शुक्राशय, पुरस्था, कोपर ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शीशन, ये सब नर जनन के प्रमुख अंग है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलिए। चलिए लिखिए आप लोग जल्दी। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं विरेचन के। विरेचन के कार्य देखते हैं। विरेचन के कार्य मतलब काम। विरेचन के कुछ देखते हैं काम। चलिए तो विरेचन का काम क्या है? विरेचन का दो काम है। विरेचन से शुक्राणु जनन का बनता, क्या का मतलब है कि विरेचन में शुक्राणु जनन बनता। विरेचन में कौन बनता? शुक्राणु जनन। कार्य मतलब काम। विरेचन में कौन बनता? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन से क्या होता? शुक्राणु निर्माण होता। तो देखिए विरेचन का पहला कार्य देख हम लोग, शुक्राणु जनन होता। शुक्राणु जनन, जहाँ शुक्राणु बनता तो शुक्राणु जनन कहो या शुक्राणु का निर्माण कहो। जहाँ शुक्राणु निर्माण होता है उसी को कहते हैं शुक्राणु जनन। और दूसरा होता ग्रंथि जैसा कार्य होता। ग्रंथि जैसा काम होता। यह होता ग्रंथि। ग्रंथि के जैसा कार्य करता। ग्रंथि के जैसा कार्य करता। तो देखिए ग्रंथि से स्रावित होगा। ग्रंथि से स्रावित। ग्रंथि से कौन? देखिए जो हम लोग सीख रहे विरेचन के कार्य मतलब विरेचन काम। तो पहला देखें, विरेचन का पहला काम है शुक्राणु जनन, शुक्राणु का निर्माण करना। और दूसरा कार्य है ग्रंथि जैसा काम करता। जो विरेचन होता है ग्रंथि जैसा कुछ करता, काम करता। तो देखिए ये ग्रंथि से नर हार्मोन स्रावित होता। ग्रंथि से क्या होता? नर हार्मोन स्रावित। नर हार्मोन या एंडोरंजन। नर हार्मोन या एंडोरोजन स्रावित होता। एंडोरोजन को मेडिकल भाषा कहा जाता है। एंडोरोजन को कौन कहते हैं? मेडिकल भाषा में एंडोरोजन कहते हैं। जो डॉक्टर लोग उसे एंडोरोजन, अपनी भाषा में नर हार्मोन को कहते हैं एंडोरोजन। ठीक। अब देखिए अब एंडोरोजन में कौन हार्मोन? तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए एंड्रोजन में कौन? तो टेस्टोस्टेरोन होता। तो हम लोग की सीखे विरेचन के कार्य में शुक्राणु जनन, जहाँ शुक्राणु का निर्माण होता। आज जो विरेचन का दूसरा काम है ग्रंथि जैसा कार्य करता। इससे ग्रंथि स्रावित होता नर हार्मोन या एंड्रोजन। तो जब ऑब्जेक्टिव में कोई बोल रहे कि ये नर हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तब विरेचन स्रावित होता। नर हार्मोन कहाँ स्रावित हो रहा है? विरेचन से। नर हार्मोन दिला रहेगा तो इससे पूछ सकता है एंड्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तब विरेचन से। एंड्रोजन में कौन? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये पुरुष में पाया जाता है। कुछ में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता।
पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलिए। देखिए वेरिएशन का जो मेन काम है शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना, ये मेन काम हुआ, ये मेन फंक्शन। वेरिएशन के मेन फंक्शन कौन सा? शुक्राणु का निर्माण करना। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए। चलिए आशा करते कि लिख लिए होंगे आप लोग। एक बार फिर रिवीजन कर देते। वेरिएशन के दो कार्य, पहला शुक्राणु जनन जो शुक्राणु का निर्माण करता, और दूसरा ग्रंथि के जैसा कार्य करता, ग्रंथि के जैसा कार्य करता। तो इस ग्रंथि से जो स्रावित होता है उसे नर हार्मोन या एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन में कौन? टेस्टोस्टेरोन होता, जो टेस्टोस्टेरोन मेनली पुरुष में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पाया जाता? पुरुष में पाया जाता। चलिए ठीक है। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं ब्रिक की। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा था कि बता नर हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। कुछ भी ऑप्शन दे रहे हैं तो हम एक को डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं, पूरा डिटेल से। आप लोग को लगेगा नहीं कि हम रटा रहे हैं ना। हम लोग ब्रिक की बात कर रहे हैं। ब्रिक किसे कहते हैं? किडनी। ब्रिक किडनी को कौन कहते हैं? ब्रिक। तो क्लास 10th में एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ब्रिक के इकाई को ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कौन कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तब ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कौन कहते हैं? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में क्या भाई? ये ब्रिक नालिका। नेफ्रॉन कैसा होता था? ब्रिक नालिका। नेफ्रॉन कैसा होता? ब्रिक नालिका। क्या का मतलब इसमें बहुत सारा नली होता। मतलब किडनी देखिएगा तो ऐसे नली इसमें रहता। किडनी देखेगा तो ऐसे एक नली रहता है एकदम। तो देखिए तो नेफ्रॉन को कहते हैं ब्रिक नालिका। इसमें बहुत सारे नालिका पाए जाते, उसी को कहते हैं ब्रिक नालिका। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिक के सरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कौन कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है? ब्रिक नालिका, बहुत सारी नालिका पाया जाता। चलिए यहाँ तक हम लोग बात कर लिए। अब देखिए हम लोग तो ब्रिक की बात कर लिए, हम लोग वेरिएशन की बात कर लेते हैं। कब आ रहा? किसका बात करते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन में भी छोटी छोटी नालिका होता। वेरिएशन में भी छोटी छोटी नालिका होता बहुत सारा। तो वेरिएशन के सरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पूछता ऑब्जेक्टिव क्लास 10th में कि वेरिएशन के सरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कौन कहता है? शुक्राणु जनन। तब ब्रिज के सरात्मक क्रियात्मक इकाई को कौन? शुक्राणु जनन या शुक्राणु नालिका। तब पूछता ऑब्जेक्टिव कि ब्रिज के सरात्मक क्रियात्मक इकाई को कौन कहता है? शुक्राणु जनन या शुक्राणु नालिका। चलिए
यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए एक दो गो और बात कर लेते हैं। तब बीड़ी के शरारतों क्रियात्मक कौन सी कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो बीड़ी की नालिका पाया जाता है, नेफ्रॉन में बहुत सारी नालिका पाया जाता है, उसे कहते हैं बीड़ी की नालिका। और वृषण के शरारतों क्रियात्मक इकाई को शुक्राणु नालिका कहते हैं। चलिए नर हार्मोन के कार्य देख लेते हैं हम लोग। नर हार्मोन के कार्य। पहला होता नर नर प्रजनन अंग में वृद्धि, और दूसरा होता नर गौण लसन। नर गौण लसन में वृद्धि। अब देखिए दोनों का पूरा डिटेल बताते हैं। नर हार्मोन का कार्य नर प्रजनन अंग में वृद्धि करना। जो हम लोग का शीशन होता है, क्या मतलब नर प्रजनन अंग होता है, हम लोग का बचपन बहुत छोटा होता। फिर इसके बाद जब हम लोग बड़े रहते तो जो नर हार्मोन होता, नर हार्मोन के चलते नर प्रजनन अंग में कुछ होता, वृद्धि होता। इसके बाद जब हम लोग बड़ा हो जाएंगे, 18-19 साल के हो जाते हैं, तो देखिएगा कि जो पुरुष का आवाज होता है वो भारी लगने लगता है और दाढ़ी मुंह से निकलने लगता है किशोरावस्था के बाद। चलिए तो नर प्रजनन अंग मतलब तो समझ गए कि इसमें नर प्रजनन अंग में कुछ होता है, वृद्धि होने लगता है। हम लोग का जो प्रजनन अंग होता है वृद्धि होने लगता है 14-15 साल के बाद। 14-15 साल में ही ये शुक्राणु का निर्माण हमारा शरीर में होने लगता। और दूसरा नर गौण लसन। नर गौण लसन के मतलब हुआ कि देखिएगा जब हम लोग बड़ा होते तो आवाज होता, आवाज भारी होता, भारी लगता। जब कोई बोलेगा तो बड़ा बड़ा आदमी बोलता 40 साल 50 साल को, तो उसका आवाज देखेगा भारी लगेगा सुनने में। और देखिए और दाढ़ी मुंह आना, दाढ़ी मुंह आना नर गौण लसन का वृद्धि है। नहीं तो पता चला कि लड़का तो है लेकिन किसी का दाढ़ी मुंह से अबे नहीं किया, आप बचपन जैसा ही आवाज बोल रहा, जैसे बचपन में हम लोग का आवाज होता वो मेनली कहा जाए तो मतलब पतला होता, मीठा होता। जब हम लोग 18-19-20 साल के हो जाते तो आवाज भारी हो जाता। तो इससे पता चलता है नर गौण लसन में वृद्धि हो रहा। जो हम लोग का नर गौण लसन होता है वो वृद्धि हो रहा। जैसे देखिए हम लोग लड़का लड़की में फर्क है, हम लोग बता सकते हैं वृषण के ही चलते। डॉक्टर लोग देखता है कि ये वृषण है तो समझ है लड़का है, वृषण है तो लड़की है। तो बात तो वही हो जाता कि हम लोग लड़का है तो लड़का वाला जो हार्मोन होता है वो शराबत होता है, जिसका चलते हम लोग 18-19 साल के बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये लड़का है। नहीं तो लड़का लड़की को खड़ी कर दे तो पता नहीं चलेगा कि लड़का की लड़की है। जब 18-19 साल के बाद देखते हैं तो लड़का तो उसका मुंह से दाढ़ी रहता, और लड़के रहता तो उसका मुंह से दाढ़ी नहीं आता, लेकिन उसका जो ये कमर होता है और कुछ कहता है
उसका जो स्तन होता वो बड़ा बड़ा होने लगता। फिर उसके बाद जो ये औरत होता तब माँ बनती है, तो उस स्तन से अपने माँ को बच्चे को दूध पिलाती है। चले यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग कल अगले क्लास में फिर देखेंगे नर जननांग। आज पढ़े इतना डिटेल में, कल पढ़ेंगे मादा जननांग। मादा जननांग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लेकर आएंगे कल। जो बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन हो, कहीं भी हो, आप लोग के लिए बहुत आसान रहेगा।